स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उसके विषय में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे। उस क्रम में हम लोग 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला होगा शीर्षक, दूसरा कहानी का कथानक, तीसरा बिंदु होगा एक पाठ की पंक्ति है, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही है। इस वाक्य के आधार पर लेखिका के क्या विचार हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। चौथा बिंदु होगा कहानी में कौन सी समस्या उठाई गई है और इसका समाधान क्या है। पांचवा बिंदु होगा लेखिका की चारित्रिक विशेषता और छठवां बिंदु लेखिका के अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्र जो हैं उनके चरित्रगत विशेषता को हम लोग देखेंगे। सातवां और अंतिम बिंदु होगा कहानी का उद्देश्य। तो चलिए हम लोग शीर्षक को देखें। कहानी का शीर्षक बिगड़ैल बच्चे न तो किसी घटना पर आधारित है और न ही किसी स्थान विशेष के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। कहानी का शीर्षक पात्रों के प्रारंभिक चरित्र पर आधारित है। कहानी का शीर्षक कहानी के कथानक के साथ चलता है। बच्चों के हाव भाव और क्रियाकलाप उन्हें बिगड़ैल ही प्रमाणित करते हैं। पूरा कथानक उनके चारों ओर घूमता रहता है। कहानी के अंत में ये अपने को फरिश्तों की कोटि में पहुंचा देते हैं। हमारी दृष्टि में इसका शीर्षक बिगड़ैल बच्चे न होकर फरिश्ते बच्चे अधिक उपयुक्त लगता है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी के कथानक को संक्षेप में समझने का प्रयास करें। बिगड़ैल बच्चे मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी है। कहानी का प्रारंभ पिंक सिटी ट्रेन के एक कंपार्टमेंट से होता है। लेखिका के सवार होने के थोड़ी देर बाद उसी डिब्बे में 3 बच्चे चढ़ते हैं। उनके सवार होते ही डिब्बे में नई हलचल प्रारंभ हो जाती है। बच्चों के चाल चलन बातचीत में विदेशी यात्रियों की नकल साफ नजर आ रही है। उनके द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप उनकी दृष्टि में फैशन था। वे इसे आधुनिकता समझ रहे थे। लेखिका जिस ट्रेन में यात्रा कर रही थी वह दिल्ली के सराय रोहिल्ला से राजस्थान के जयपुर तक जाती थी। लेखिका उनके हाव भाव, शक्ल, नामों और बातचीत के ढंग से उनके प्रदेश और परिवेश का अंदाज लगाने लगती है। उसे लगता है कि बच्चे गोवा के थे। उनमें एक लड़की और 2 लड़के थे। वे उत्तर भारत का नक्शा देख रहे थे। उनका कैमरा सीट के कोने में रखा था। लगता था कि दिल्ली में होने वाली चोरियों का उन्हें अनुभव नहीं था। बड़े लड़के की गोद में गिटार किसी पालतू जानवर की तरह पड़ा था। छोटे के कान में वॉकमैन था। खाने का सामान लड़की के पास बैग में पड़ा था। छोटे लड़के और लड़की के शरीर की बनावट बहुत कुछ मिलती थी, इसलिए वे भाई बहन लगते थे। छोटा लड़का वातावरण से बेखबर होकर कभी कभी ऊंची आवाज में गाने लगता था। बड़ा लड़का गिटार पर अपना हाथ घुमाते हुए अंग्रेजी का गीत गुनगुनाते हुए लड़की की ओर प्यार भरी दृष्टि से देख लेता था। लगता था दोनों में प्रेम संबंध था। स्टेशन पर घूमने वाले मनचले उन पर फिक्रे कसते हुए चले जाते थे। यात्री गाड़ी में सवार होकर अपना अपना स्थान तलाशने में लगे थे। ट्रेन चलते ही छोटे ने वॉकमैन की आवाज़ तेज कर दिया। लेखिका को शोर बहुत बुरा लगा। शोर के कारण वह अपनी पुस्तकों को पढ़ नहीं पा रही थी। पास बैठे अधेड़ व्यक्ति ने लेखिका की परेशानी का अनुभव करते हुए छोटे लड़के से अंग्रेजी में कहा, जिसका अर्थ था कि अगर वह इतनी ऊंची आवाज़ में संगीत सुनेगा तो उसका कान खराब हो जाएगा। शुक्रिया कहते हुए उसने वॉकमैन बंद कर दिया। लेखिका का परिचय अपने पास बैठे दंपत्ति से होता है। पता चलता है वे डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी अध्यापिका है। फिर आज के युवा वर्ग को लेकर
बात चलती है। युवा पीढ़ी के संस्कार को लेकर दंपत्ति के दिल में आक्रोश था। उन्हें लगता था कि यह पीढ़ी संस्कारहीन हो गई है। भोगवादी पीढ़ी अपने बड़ों को भविष्य में वृद्धाश्रम ही देगी। ट्रेन आगे बढ़ी और खाने पीने का कार्यक्रम चला। डॉक्टर की पत्नी ने लेखिका से कुछ खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने व्रत का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अधेड़ महाशय के आग्रह पर तीनों लड़के पूरी उठाकर खाने लगे। उनकी इस क्रिया में किसी प्रकार का संकोच मालूम नहीं पड़ता था। गाड़ी में भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन यह डिब्बा पीछे था, इसलिए इसमें अपेक्षाकृत भीड़ कम थी। लेखिका को लगा कि इनके माता पिता बड़े दुस्साहसी हैं, जिन्होंने इन बिगड़े बच्चों को सफर के लिए अकेले भेज दिया है। लेखिका स्वयं पर विचार करती है और सोचती है कि कठोर अनुशासन में पालकर अपने बच्चों को क्या दब्बू नहीं बना दिया। इस कारण उसने अपनी बेटी को नौकरी नहीं करने दिया। आज वह एक एक पैसे के लिए पति पर आश्रित है। लेखिका को लगता है कि बच्चों को पालने में उससे भूल हुई है। अप्रैल का महीना था, इसलिए सवेरे सवेरे ही गर्मी बढ़ गई थी और दोपहर का सा एहसास हो रहा था। लेखिका ने चाय वाले को रोक लिया, लेकिन खुले पैसे नहीं होने के कारण उसने छुटके से पूछा तो उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिया। लेखिका ने उससे कहा कि वह केवल खुले पैसे चाहती थी। कमान माम कहकर वह हंस देता है, फिर काजू निकालकर लेखिका के प्लेट में रख देता है। लेखिका आश्चर्य से उसे देखती रहती है। लेखिका अपनी लड़की के घर जा रही थी। यात्रा में जल्दी के कारण लेखिका मिठाई नहीं ले पाई थी। लड़की के घर खाली हाथ जाना ठीक नहीं था, इसलिए गाड़ी रुकते ही मिल्क केक की दुकान पर हाँफती हुई पहुंची। अभी वह दूर थी, तभी ट्रेन ने खुलने की सीटी दिया। वह दौड़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें अपना डिब्बा दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी पकड़ने की जल्दी में वह गिरकर घायल हो गई। होश आने पर उसने अपने को रिटायरिंग रूम में पाया। डॉक्टर उससे उनकी सेहत के विषय में पूछ रहा था। डॉक्टर से मालूम हुआ कि इन लड़कों के कारण ही उनकी जान बची है। ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। लेखिका के घावों को अपने कपड़ों से बांधकर लड़कों ने खून को बहने से रोकने का पूरा प्रयास किया था। इतने में बड़ा लड़का दवा लेकर आता है और डॉक्टर से टिटनेस इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में लेखिका ठीक हो जाती है। रेलवे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तीनों बच्चे एवं लेखिका 3 बजे की गाड़ी से रेल डिब्बे में सवार हो गए। पुनः छुटका धीमी आवाज में वॉकमैन पर गीत सुनने लगता है और दोनों प्राणी एक दूसरे में मग्न हो जाते हैं। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। कहानी की पंक्ति है, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही है। इस वाक्य के आधार पर लेखिका के क्या विचार हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कहानी में कहानीकार मनसा कुलश्रेष्ठ ने हमारी तीनों अवस्थाओं की पीढ़ियों का एक लेखा जोखा अच्छाई बुराई के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहानीकार ने स्वयं द्वारा ट्रेन की यात्रा के दौरान जो भी कठिनाइयां सही और किसके द्वारा कठिनाइयों से बाहर निकली, इसका व्यवस्थित वर्णन किया है। लेखिका ने जब अपने जयपुर यात्रा की शुरुआत की तो उसके 7 के वर्ष पर 3 युवा आ धमके। तीनों की कद काठी अलग अलग थी। उनमें एक लड़की और 2 लड़के थे। जैसा कि मध्यम वर्गीय समाज हमेशा से दिखावे में जीता आ रहा है, उन तीनों नवयुवकों पर भी इस दिखावे और आधुनिकता का भूत सवार था। तीनों को सिर्फ अपनी धुन पसंद थी, परंतु ट्रेन एक सार्वजनिक सेवा है। वह सबके लिए, सभी वर्ग और सभी उम्र के लिए है। इसलिए जाहिर था कि उनके हाव भाव तक क्रियाकलाप से और लोगों को परेशानी और साथ ही लेखिका को जिज्ञासापूर्ण परेशानी थी। परेशानी का कारण उनके बातचीत के शब्द और शरीर की भाषा थी। लेखिका ने लिखा भी है
कि लड़की ने आधी खुली पीठ वाला छोटा सा बड़े गले का नाभि दर्शना टॉप पहना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक चलती ट्रेन में, वह भी अनजान जगहों से गुजरते हुए, और रास्ता भी लंबा है, राह का हर राही जाने कैसा कैसा हो, पर ये तनिक भी फिक्र में नहीं थे। उनको अपनी मस्ती, अपना मूड ही सब कुछ था। लड़कों का व्यवहार भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस दिखाने का लग रहा था। उनके क्रिया प्रतिक्रिया से ट्रेन में सभी को परेशानी थी। लेखिका के बगल में ही एक सज्जन परिवार भी था। बातचीत से पता चला कि वह एक डॉक्टर दंपत्ति हैं। उनकी पत्नी अध्यापिका है, मगर ध्यान से देखा जाए तो उस ट्रेन के एक ही डिब्बे में एक ही जगह पर एक डॉक्टर, अध्यापिका, लेखिका और 3 युवा साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि शिक्षा और संस्कार का मतलब तीनों को अच्छी तरह आता है, पर कुछ में शिक्षा का असर ज़्यादा है, या यूँ कहें कि संस्कारी शिक्षा है, और दूसरे मध्यम वर्गीय युवा वर्ग में शिक्षा का असर है, पर पाश्चात्य को ज़्यादा अनुकरणीय मानकर। लेखिका अपने समय और उन युवा वर्ग के बच्चों को लेकर चिंतित है कि हमारे समय में तो यह सब नहीं था, जबकि डॉक्टर दंपत्ति का भी मानना यही था कि उनके समय में इतना खुलापन नहीं था, जबकि आज की पीढ़ी में अत्यधिक आगे बढ़ने की होड़ में ज़्यादा खुलापन है। लेखिका का मानना है कि शुरुआती दौर में तो वे बच्चे उनको थोड़ा बिगड़ैल लगे, पर धीरे धीरे उनका भ्रम टूट गया जब उनके ही हम उम्र के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका मानना है कि शुरू के अपने आरंभिक दौर में हर वर्ग एक जोश जुनून में होता है, तो उनमें लड़कपन और अल्लड़पन, यहाँ तक कि बेहुदापन भी होता है, पर जो ही उम्र के साथ अनुभव का भार बढ़ता जाता है, वह प्रारंभिक क्रिया प्रक्रिया जैसे गायब सी होने लगती हैं। आदमी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते ही गंभीर होने लगता है, परंतु युवा रहने पर इन सब का आभास नहीं होता है, जैसा कि इन युवा वर्ग को देखकर प्रतीत हो रहा था। एक तुलनात्मक द्वंद्व लेखिका के मन में युवा वर्ग और अनुभवी वर्ग को लेकर हो रहा था। साथ ही आधुनिक शिक्षा और आधुनिकता बनाम पूर्व शिक्षा समझकर और व्यवहार को लेकर भी हो रहा था। बाद में लेखिका का यह मानना भी पड़ा कि शिक्षा और संस्कार हमारे बच्चों के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन आधुनिकता भी जरूरी है। आधुनिकता के आ जाने से संस्कार और मानवीय संवेदना खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और पुष्ट हो जाती हैं। बदलते वक्त में यह भी उचित है कि पुराने को आधार बनाकर नहीं चला जा सकता, पर यह भी जरूरी है कि उनके स्मरण से हमारे लिए सफलता के नए मार्ग भी खुलते हैं। निष्कर्ष यह है कि हर वर्ग की पीढ़ी में कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं, परंतु शिक्षा संस्कार से वह उचित समय पर आ निकलती हैं। व्यक्ति का हाव भाव जैसा भी हो, वह अंततः संचित रहती है। किसी भी पीढ़ी का दोष नहीं होता है, वह तो उम्र का एक पड़ाव है जिसका असर आधुनिक बच्चों पर ज़्यादा दिखाई देता है, पर उनमें संवेदनाएं ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत व्यवहार के। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और चौथे बिंदु की तरफ बढ़ चलते हैं, जिसमें कहानी में कौन सी समस्या उठाई गई है और इसका समाधान क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिगड़ैल बच्चे कहानी में कहानीकार मनसा कुलश्रेष्ठ ने नई पीढ़ी की सोच, उसकी चिंतन और उसकी दशा दिशा से उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा की है। नई पीढ़ी प्रगतिशीलता अथवा आधुनिकता के नाम पर किस प्रकार वो श्रृंखल हो रही है, किस प्रकार परंपरा और स्थापित मूल्यों के प्रति उदासीन हो गई है, किस प्रकार वह अपनी संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों की उपेक्षा कर रही है। इन्हीं समस्याओं को
कहानीकार ने उठाया है। आज सामाजिक बंधन ढीले पड़ गए हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यह पीढ़ी खुलेपन के फैशन परस्ती के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण में वयस्क वर्ग की यह पीढ़ी किसी की क्यों नहीं सुन रही है? हमारा युवा भी किस दिशा में जा रहा है, यह बड़ी ही चिंता की बात हो गई है। इसका समाधान आज के समाज के लिए एक चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें इन बच्चों के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार करना होगा। इनके मनोभावों को समझना होगा। ये गलत हो सकते हैं। इनके अंदर के मानवीय मूल्यों को, मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना होगा। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के आधार पर लेखिका के चारित्रिक विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कहानी के आधार पर लेखिका का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है वह है लेखिका का विचारशील व कल्पनाशील होना। इसके साथ ही वह मध्यम वर्गीय पुरानी पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वह जिज्ञासु भारतीय महिला भी हैं जो अपने आसपास की पूरी जानकारी रखना चाहती हैं। इसलिए वह न केवल तीनों बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करती हैं, अपितु रिटायरिंग रूम में इलाज कर रहे डॉक्टर का नाम और धर्म भी उसके कोट पर लिखे नेम प्लेट और भाषा से जान जाती हैं। लेखिका अंतर्द्वंद से भी परिपूर्ण है। पूरी कहानी में लेखिका के अंतर्द्वंद का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। पहले वह उन तीनों बच्चों को बहुत गलत और बदतमीज मान रही थी, किंतु बाद में वे तीनों ही बच्चे उसके काम आते हैं। तब वह अपने आप से प्रश्न करती है, मैं उतरती किसी घायल के लिए? बचपन में पढ़ी कहानी मनुष्य, भेड़ और भेड़िए में से मैं क्या बनती? भेड़िया तो नहीं, इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। उत्सुकता भी लेखिका की विशेषता है। बच्चों, पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और छठवां बिंदु लेखिका के अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्र की चारित्रिक या चरित्रगत विशेषता को हम लोग देखेंगे। बिगड़ायल बच्चे शीर्षक कहानी के अन्य पात्र हैं लीजा, रोजर, कीथ और यात्री डॉक्टर, अध्यापिका निसी और डॉक्टर रशीद। लीजा और कीथ भाई बहन हैं और रोजर लीजा का होने वाला पति है। तीनों गोवा के निवासी हैं और शौकीन मिजाज के हैं, फैशनेबल भी हैं और उन्हें यात्रा का शौक भी है। उनमें से कीथ संगीत का शौकीन है, जबकि रोजर और लीजा आपस में प्रेम करते हैं और उसी भाव में डूबे रहते हैं। बड़े होने के कारण रोजर और लीजा कीथ से कुछ अधिक समझदार हैं, जो समय समय पर अपनी सहमति और असहमति के माध्यम से कीथ को नियंत्रित करते हैं। रोजर गिटार बजाने का भी शौकीन है। उसकी समझदारी उस समय भी दिखती है जब वह लीजा को पूरी बाह की शर्ट पहनने के लिए देता है। हाँ, मध्यम वर्गीय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलकती है। यात्री डॉक्टर व अध्यापिका मध्यम वर्ग के अधेड़ है, जो आदर्श की बातें तो करते हैं किंतु मौके पर साथ छोड़कर चल देते हैं। डॉक्टर रशीद एक जिम्मेदार चिकित्सक ही नहीं, एक नेक इंसान भी है। उन्होंने लेखिका का भली प्रकार से इलाज किया और उनके रवाना होते वक्त रास्ते में खाने के लिए उन्हें बिरयानी का पैक भी दिया। निसी लेखिका की बेटी है, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी की शिकार है। 27 की उम्र है, 2 बच्चों की माँ है। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए आज का अंतिम पड़ाव कहानी के उद्देश्य को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। मनीषा कुलश्रेष्ठ की आलोच्य कहानी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को
अपने भीतर छिपाई हुई है। मनुष्य के स्वभाव और अच्छे गुणों की परख उनके अंतिम कार्यों को देखकर किया जाना चाहिए। देखने में अनुशासनहीन और भ्रष्ट लगने वाले लोग समय आने पर अपने त्याग और सेवा से हमें विपत्ति से बचा लेते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिन्हें हम सभ्य, संस्कारवान और अनुशासित समझते हैं वे समय आने पर अच्छे प्रमाणित हो। बिगड़ैल बच्चों और अनुशासन तथा संस्कार पर वक्तव्य देने वाले सहयात्री दंपत्ति के कार्यकलापों के माध्यम से यही दिखाया गया है। व्यक्ति के अच्छे संस्कार उसके भीतर छिपे रहते हैं, जो समय और परिस्थितियों में प्रकट होकर अच्छे बुरे की परख कराते हैं। बिगड़ैल बच्चे उस समय लेखिका के लिए फरिश्ते बन जाते हैं जब वह घायल होकर असहाय हो जाती है। कहानी का उद्देश्य इस ओर संकेत करता है कि अधिक और कठोर अनुशासन बच्चों को दब्बों और डरपोक बनाकर उनके जीवन प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। बच्चों को अपने ढंग से जीने देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता उन्हें निर्भीक बनाती है। कठोर अनुशासन में पलने वाले बच्चे परमुखापेक्षी हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में मनसा कुलश्रेष्ठ रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी को देखने का, समझने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने शीर्षक, कहानी का कथानक, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही हैं, जो कहानी की पंक्ति है, इस वाक्य पर लेखिका का क्या विचार है, कहानी में कौन सी समस्या उठाई गई है, इसका समाधान क्या है, लेखिका की चारित्रिक विशेषता, लेखिका के अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्रों की चारित्रिक विशेषता और कहानी का उद्देश्य हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, उसको देखा। एक बात आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लेखिका का परिचय स्मृत संकेत के रूप में, जिसमें लेखिका जन्म, कार्यक्षेत्र, शिक्षा दीक्षा, कालखंड, माता पिता, ये तमाम सब रहेंगे और पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिसे आप लोग कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। और ये जो हम लोग बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार किया, ये सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं। इन्हें भी आप लोग जो है वीडियो को रोककर या जिस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर उतारने का और तैयार करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ 2-3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि पाठ परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। और एक सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 10 और कक्षा 12 पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक परिषद जो है, उसका जो है अर्थात 10 क्लास और 12 क्लास के समस्त पाठ जो है करके आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, क्योंकि इस समय स्कूल तो खुल नहीं रहा है, तो किसी से किसी का भेंट नहीं है, उनको बताने का प्रयास करेंगे ताकि इसका वो लाभ ले सकेंगे। और मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे प्रतिदिन का कार्य जो है आपके पास पहुँचते रहेगा, जिसे आप लाभ लेते रहेंगे और अपने मित्रों को अग्रसारित एवं फॉरवर्ड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।